हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल आर टीचिंग प्लस पर। तो जैसा कि गाइस आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय पहला लेसन है वो है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो गाइस हमने अपने पिछली वीडियो में ठोस पढ़ा था, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ा था। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट के लिस्ट में से रखी है अपने। ठीक है, इम्पोर्टेंट के लिस्ट में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आज का जो टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकरण या क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो आज हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जा सकता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में किया जा सकता है। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, चौथा धात्विक ठोस। अब गाइस जैसा कि मैंने बताया, यहाँ देखिए 4 प्रकार से किया जा सकता है। जो पहला क्या है, आणविक ठोस। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी। और चौथा जो है वो है धात्विक ठोस। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में किया जा सकता है। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, चौथा धात्विक ठोस। तो हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, आणविक ठोस। तो गाइस जो आणविक ठोस होता है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, अणु होती है, और एक प्रबल संयोजक और एक कम प्रबल संयोजक बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। तो देखिए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई ठीक है, अणु होती है। और इनके बीच प्रबल संयोजक बल कम कार्य करता है। प्रबल संयोजक बल कम कार्य करता, कम काम कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोसों को कौन सा ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कहते हैं। देखिए ऐसी क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, समझिए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, अणु होती है, और इनके बीच जो प्रबल संयोजक बल
करता है कार्य वो कम कार्य करता है, ठीक है। इनके बीच प्रबल संयोजक बल कम कार्य करता है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए ठोस CO2 ठोस CO2 का मतलब है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप होता है, जब वहां आग लगता है तो एक वो टैंक में इतना बड़ा रख के रखा होता है जो नाइट्रोजन होता है आग बुझाने के लिए, यानी कि आग जो जल रहा है तो उसे जैसे आग लग जाए तो उसे बंद करने के लिए वो रखा होता है वहां। तो उसी प्रकार से आता है CO2 का एक सिलेंडर, ठीक है। अब समझना ये है कि CO2 का सिलेंडर आता है, उसे अब ठोस कैसे बनाना है, मतलब उसे ठोस कैसे बनाना है। ठोस बनाने के लिए उसके सील को तोड़ दीजिए, जो ऊपर वाला उसका सील होता है उसे तोड़िए, तोड़ के किसी कपड़े पे पटक के मतलब तेजी से उस पर दाब लगा के और उस कपड़े में उस गैस को निकालिए। तो वो जब ज्यादा दाब लगेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? ठोस अवस्था में हो जाएगा। तो उसकी जो कुछ अणु मतलब CO2 के अणु ठोस अवस्था में आ जाएंगे। अब अगर एक चीज और आपको मैं बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो मतलब धार्मिक रिलेटेड फिल्में होती हैं या पिक्चर वगैरह होती हैं, और बहुत सी ले लीजिए जैसे रामायण वगैरह, तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो भगवान का रोल यानी गॉड का रोल कर रहे हैं वो खड़े हैं और नीचे से धुआं उड़ रहा है, नीचे ही नीचे रह रहा है। तो CO2 भी रहता है, CO2 रहता है, अदर गैस होगा, लेकिन CO2 भी रहता है। तो CO2 अब वो गैस कैसे, उसे फिर उस चीज को उठाइए और पानी में डाल दीजिए, तो वही भाप बन के वही नीचे ही नीचे मतलब तल पे ही रहेगा वो, तो वो होता है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को जिनकी सनातन इकाई क्या होती है? अणु होती है, इनके भी प्रबल संयोजक बल कम कार्य करता है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा ठोस? आणविक ठोस। अब दूसरा पढ़ेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में ऐसा होता है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी सनातनिक इकाई आयन। अब देखिए जहां आयन आ रहा है बात, तो हमें समझ जाना चाहिए आयन यानी कि आयन से ही बना होगा। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी सनातनिक इकाई आयन, धन या ऋणायन होती है, और इनके बीच जो बल लगता है प्रबल स्थिर, ठीक है, प्रबल स्थिर विद्युत का बल लगता है। और ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? हाँ, आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस होगा, आयनिक ठोस को हम पढ़ेंगे, डायग्राम से भी जानेंगे। तो ये हो गया आणविक ठोस। आणविक ठोस आप इसे राइट कीजिए। ओके गाइस, ओके गाइस, जैसा कि हमने आणविक ठोस पढ़ लिया, पहला ठोस हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरी ठोस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ठोस जो हमारा है वो है आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। दूसरा ठोस जो हमारा है कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस है। तो आइए हम देखते हैं आयनिक ठोस होता क्या है। तो पहले मैं बताऊं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी सनातनिक इकाई क्या? आयन होती है, जिनकी सनातनिक इकाई अणु आयन होती है, ठीक है। इनकी सनात्मक इकाई आयन यानी कि धनायन या ऋणायन होती है, और इनके बीच जो बल कार्य करता है, इनके बीच प्रबल स्थित वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। तो लिखिए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी सनातनिक इकाई, जिनकी इकाई, ठीक है, इकाई क्या होता है? आयन। इकाई आयन, अब इसे ले लीजिए ऋणायन या धनायन, यानी कि विपरीत प्रकृति के। धनायन होते हैं तथा इनके बीच प्रबल स्थिर वैद्युत
प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है तो ऐसे ठोसों को कौन सा ठोस बोलते हैं? आयनिक ठोस बोलते हैं। आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए NaCl, ठीक है, उदाहरण के लिए NaCl, ठीक है, और दूसरा ZnCl2 आदि। अब देखिए जो हमारा NaCl है, यानी कि N जो हमारा पॉजिटिव है और Cl क्या है? निगेटिव है। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस है, और Zn पे 2 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, Zn पे 2 प्लस चार्ज होता है, Cl2 पे 1 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, जहां इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? जहां इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जागेगा तो इसमें क्या हो जाएगी? कमी। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब ये इस ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस पे क्या हो गई? कमी। इसमें क्या आ गई? वृद्धि आ गई। तो आइए पहले हम NaCl की संरचना बनाते हैं। NaCl की संरचना जो है आपको पता होगा। NaCl की संरचना, NaCl की संरचना जो है, देखिए दोनों विपरीत प्रकृति के क्या होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणायन और धनायन दोनों विपरीत ही होते हैं। ठीक है, जैसे प्लस क्या रहेगा? छोटा रहेगा। यहाँ प्लस जो लीजिए, छोटा लीजिए, थोड़ा और प्लस छोटा, माइनस बड़ा, प्लस छोटा, माइनस बड़ा, प्लस छोटा, माइनस बड़ा। ठीक है, ऐसे और ले लीजिए, प्लस छोटा, माइनस बड़ा। अब यहाँ प्लस लीजिए, यहाँ माइनस है। ठीक है, लास्ट में तो यहाँ हम क्या लेंगे? यहाँ अगर हमने माइनस छोड़ा, यहाँ प्लस छोड़िए, प्लस पे। ठीक है, यहाँ से हम किससे स्टार्ट करते हैं? माइनस से। यहाँ जो आया हमारा आया माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ हम किससे स्टार्ट करेंगे? यहाँ हम छोड़ते हैं माइनस पे, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं प्लस से। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। तो ये हो गई NaCl की संरचना ऐसे ही बनेगी। ध्यान रखिएगा, NaCl की संरचना ऐसे बनेगी। NaCl की संरचना है, एक अणु किसका होगा? धनायन का। एक अणु किसका होगा? ऋणायन का होगा। अब इनके बीच जो बल लग रहा है, यानी कि बल कार्य कर रहा है, हमें ये ध्यान देना है, जो इनके बीच बल कार्य कर रहा है, जो इनके बीच जो ये बल मतलब जिस कारण से एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रबल संयोजक जिसके कारण से एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, और इसके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण। अब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। ठीक है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है, दोनों पे विपरीत प्रकृति की क्या है? आवेश है। ठीक है, तो वही यहाँ दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यह NaCl की संरचना। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो Na है, Na हमारा क्या होता है? इसे यहाँ देख लीजिए, Na पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, Na पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। आपको पता होगा Na पे प्लस चार्ज होता है, और Cl पे क्या होगा हमारा? ये यानी कि Na पे प्लस चार्ज जब होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। तो यहाँ क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, यानी कि प्लस। ठीक है, और जो Cl होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? ग्रहण करेगा, यानी कि माइनस। ठीक है, तो ये इस पे कौन सी प्रकृति आएगी? यानी कि जो भी आएगी वो आएगी Cl माइनस की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी? वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। Na पे जो हमारा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। Cl पे माइनस चार्ज होता है, ये ग्रहण कर रहा है, तो इस पे इसलिए वृद्धि हो रही है, इस पे कमी हो रही है। तो ये हो गई हमारा
आयनिक ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस इनकी संरचनात्मक इकाई आयन यानी कि ऋणायन या धनायन होते हैं। इनके बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, तो ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, ZnCl2। ठीक है, उसके बाद NaCl की संरचना देखिए मैंने यहाँ बना दी और कैसे कैसे ये होता है, ये भी प्रकृति मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलो गाइस, जैसा कि अब हमने दो ठोस पढ़ लिया, आणविक ठोस और आयनिक ठोस। अब हम तीसरी ठोस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा ठोस जो हमारा है सहसंयोजी ठोस है। अब तीसरे ठोस को हम जानते हैं कैसे होगा। ठीक है, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। अब सहसंयोजी ठोस आपने पढ़ा होगा, सहसंयोजी बंध फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो बंध हमने कक्षा 11 में ही पढ़ लिया। अगर आपने बंध बहुत बढ़िया डिटेल से पढ़ा है इस बच्चे ने, तो समझ लीजिए उसे ये टॉपिक बहुत आराम से, बहुत मजेदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए सहसंयोजी ठोस का मतलब है, पहले में हम क्या लिए, अणु लिए। ठीक है, पहला जो था आणविक, उसके लिए क्या लिया, हम एक अणु लिए। अब दूसरा जो आयनिक ठोस था, इसमें हमने क्या लिया, आयन लिया। आयन दो प्रकार के ऋणायन, धनायन। ठीक है, अब जो तीसरा है इसमें हम लेंगे परमाणु। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। क्या होती है, जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है और इनके बीच जो बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी ठोस का मतलब यह है। और एक बात और, इसका उदाहरण कोयला, हीरा हो गया। और जो सहसंयोजी, अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, जो इनके बीच बल कार्य करेगा वो तो आकर्षण का बल कार्य करेगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो बंध बनेगा, वहां बंध बनेगा कौन सा रहेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, यहां लिखेंगे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है तथा इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण हीरा और कोयला आदि। अब देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टलीय ठोस ही होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। क्या होती है, परमाणु होती है, तथा इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ऐसे ठोस को सहसंयोजी ठोस कहते हैं। अब सहसंयोजी ठोस में उदाहरण हमने लिया हीरा और कोयला। चलिए हीरा का हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं, समझते हैं। जैसे एक
ठीक है, ये हमने क्या बनाया, हीरा का डायग्राम बनाया। किसका? हीरा का डायग्राम बनाया। देखिए कोने, प्रत्येक कोनों पे क्या है, कार्बन है। इसके जितने कोने हैं उस पे क्या है, कार्बन है। ठीक है, इसकी देखिए प्रत्येक कोनों पे क्या है, कार्बन। और आपको पता ही होगा हीरा कार्बन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये जो हीरे के प्रत्येक कोनों पे क्या है, कार्बन है। अब देखिए एक एक क्या लिया हमने, एक मान लीजिए हीरा लिया। ठीक है, अब एक हीरा लिया हमने, अब उसके एक देखिए एक कोने से जो जुड़ा होता है, इसके एक यहाँ कोने से प्रत्येक पे 4 कार्बन जुड़े होते हैं। ठीक है, कितने कार्बन जुड़े होते हैं, प्रत्येक पे 4 कार्बन जुड़े होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, इससे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे प्रत्येक से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। तो जो हम हीरा का एक डायग्राम लेंगे, तो हीरा का जब डायग्राम लेंगे तो उसके जो एक कोने हैं और उसके एक कोने से यानी कि 4 कार्बन जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हीरा बनता कैसे, देखिए हीरा कार्बन से बनता है। हीरा मैं बताऊं आपको कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए, इससे रिलेटेड वो टॉपिक नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ हीरा बनता कैसे है, क्योंकि डाउट थोड़ा क्लियर हो तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए कई सदियों साल पहले जो पहाड़ होते हैं, तो आपको पता होगा, हम बहुत से अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का ऐसा हुआ था तो मनुष्य आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जानवर से हुआ ऐसा, आदमी धीरे धीरे विकसित होते होते यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में जहाँ हर व्यक्ति खड़ा है, जो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जो हीरा होता है बहुत सदियों साल मतलब सदियों वर्ष पहले पहाड़ होता है। ठीक है, जब पहाड़ होता है तो पहाड़ मतलब जुड़ता रहता है, जुड़ के बनता रहता है कई साल पहले। तो उसकी जो एक कोना होता है नीचे का, जो उसका कोना होता है जहां से वो दाब लगता है, तो उसके बीच में कई कार्बन जुड़ के हीरे का एक रूप लेते हैं। तो कई साल बाद धीरे धीरे करके वो कार्बन हीरे का रूप लेते जाते हैं और बाद में उसी को खोद के हम निकालते हैं। तो हीरा ये हो गया। देखिए आपको समझ में आया होगा कि इसके प्रत्येक कोने पे क्या है, इसके एक परमाणु हमने लिया और एक परमाणु से कितने परमाणु रिलेटेड है, 4 परमाणु रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टलीन ठोस जिनकी सनात्मक इकाई परमाणु होती है तथा इनके बीच ठीक है, इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, तो संयोजी ठोस कहते हैं। संयोजी ठोस का उदाहरण, और ये देख लीजिए डायग्राम। अब ये तो हमारा हो गया सहसंयोजी ठोस। अब एक ठोस बताए, धात्विक ठोस। अब हम पढ़ेंगे धात्विक ठोस क्या होता है। ओके गाइस, जैसा कि हमने 3 ठोस पढ़ लिया। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण में 3 ठोस पढ़ लिया। जो चौथा ठोस है हमारा वो है धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस क्या होता है, पहले आइए हम वो डिफिनीशन बोलते हैं। ऐसे ठोस, ठीक है, ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो गतिशील इलेक्ट्रॉन युक्त धनायन होते हैं। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी सनात्मक इकाई गतिशील इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होते हैं, धनायन होते हैं, तथा इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। तो हम लिखते हैं ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी सनात्मक इकाई गतिशील इलेक्ट्रॉन युक्त या मुक्त, गतिशील इलेक्ट्रॉन मुक्त धनायन होती हैं तथा इनके बीच वैद्युत आकर्षण
कार्य करता है, विद्युताकर्षण बल कार्य करता है, तो ऐसे ठोसों को धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहा, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी आदि। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस सब लेंगे जिनकी संरचनात्मक इकाई गतिशील इलेक्ट्रॉन मुक्त धनायन होती है। अब जो इनकी संरचनात्मक इकाई होंगी, ठीक है, अब जो भी हम लेंगे, मतलब जो भी पदार्थ यहाँ से हम जो भी अणु पदार्थ उठाएंगे, मतलब धातु उठाएंगे, सॉरी, जो भी धातु उठाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसे मुक्त करेंगे। ठीक है, मतलब उनके जो धनायन इलेक्ट्रॉन है उसे मुक्त करेंगे और इनके बीच जो बल लगेगा विद्युत आकर्षण बल लगेगा। आप देखिए उदाहरण के लिए, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ Fe का एक अणु ले लिया, उदासीन है। ठीक है, Fe का एक अणु यहाँ ले लिया, ये भी उदासीन है। और Fe का एक अणु यहाँ ले लिया, ये भी उदासीन है। ऐसे यहाँ कर लेते हैं, Fe का एक अणु लेते हैं, Fe का एक अणु लेते हैं, Fe का एक अणु लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा, मैंने जैसे कहा अभी धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धनायन यानी कि 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, 2 प्लस ए त्याग रहा है, और 2 प्लस ए त्याग रहा है, 2 प्लस ए त्याग रहा है, 2 प्लस ए त्याग रहा है। ठीक है, 2 प्लस ए भी त्याग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, पहले तो उदासीन था, पहले तो इन्होंने उदासीन लिया, अब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सोचने वाली बात है। तो ये जो इनके बीच आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, खाली जगह जो दिखाई दे रहा है इनके बीच, इसे कहते हैं अंतरकाशीय स्थल। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जा रहे हैं निकल के। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंतरकाशीय स्थल, अंतरकाशीय स्थल। ठीक है, अंतरकाशीय स्थल इसे बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जा रहा है, जिस कारण से जब यहाँ निकल के आ जा रहा है, तो जब यहाँ निकल के आ रहा है तो ये गति भी करेगा। ठीक है, ये जो ये गति करने में भी समर्थ होगा, समर्थ नहीं होगा, ये गति करने में भी समर्थ होगा। तो हमने यहाँ लोहा का लिया, पहले हमने क्या किया, Fe जो लोहा लिया, कारण उसे हमने क्या लिया, उदासीन लिया। उस पर मतलब किसी प्रकृति का आवेश था, ना धन, न ऋण, न त्याग रहा था, न ग्रहण कर रहा था, कुछ नहीं, एकदम खाली पड़ा था। लेकिन हमने क्या किया, उसको आवेश दिया, और आवेश जब दिया तो हमने क्या किया, उसमें से 2 प्लस आवेश निकालना है। ठीक है, 2 धनायन निकालना है, 2 धनायन निकालना है। अब निकाल रहे हैं तो निकाल के कहाँ ले जा रहे हैं भाई, समझ ही नहीं है कहाँ गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, जो इनके बीच स्पेस है, जगह है, खाली स्थान है, इसको कहते हैं अंतरकाशीय स्थल। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं निकाल के और ये गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा गाइस हो गया धात्विक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, संयोजी ठोस और धात्विक ठोस, हमारा ये चारों हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये चारों टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में या 2 नंबर में, 1 नंबर में एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।